ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, इसके अंडर एनेस्थेटिक ड्रग्स को कवर करने के बाद आज हम पढ़ेंगे सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। सिडेटिव और हिप्नोटिक दो अलग टर्म्स हैं क्योंकि बाय डेफिनेशन इनका अलग अलग मतलब है। तो आज हम देखेंगे डेफिनेशन, मोड ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन, ये तीनों चीजें इस ग्रुप ऑफ ड्रग्स की, इस सेट ऑफ ड्रग्स की जिसको कहते हैं सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है इन दोनों शब्दों की। सिडेटिव किसे कहते हैं, हिप्नोटिक किसे कहते हैं, या सिडेशन का क्या मतलब है और हिप्नोटिक ड्रग का क्या मतलब है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सबसे पहले समझ लें कि यहाँ पे हिप्नोटिक का मतलब वो हिप्नोसिस नहीं है जो आप जानते हैं कि किसी को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ करवा लेंगे, उससे कोई बात मनवा लेंगे, तो वो वाला हिप्नोसिस ये नहीं है। यहाँ पे हिप्नोटिक ड्रग का संबंध है नींद से, स्लीप से। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है इनकी। तो सबसे पहले सिडेशन या सिडेटिव, सिडेशन का जो सिंपल मतलब होता है वो होता है डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू एनी लेवल ऑफ स्टिमुलेशन। मतलब किसी भी लेवल का स्टिमुलेशन क्यों ना आ जाए, पेशेंट का जो रिस्पॉन्सिवनेस है उस स्टिमुलेशन के लिए वो कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, सीएनएस डिप्रेशन। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस कम करने के लिए हम सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स में हम ये देख चुके हैं। तो सेम प्रिंसिपल है इधर भी कि सीएनएस का डिप्रेशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पेशेंट की रिस्पॉन्सिवनेस को कम करना चाहते हैं। कुछ हद तक इसमें मोटर एक्टिविटी भी इसलिए कम हो जाती है। ठीक, और ड्राउजीनेस भी आ सकती है, थोड़ी सी तंद्रा जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, वो भी आ सकती है, लेकिन नींद नहीं आएगी। सिडेशन का मतलब नींद लाना नहीं है। बाय डेफिनेशन सिडेशन का क्या मतलब है, वो है ए ड्रग दैट सबड्यूज एक्साइटमेंट एंड काम्स द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। नींद लाए बिना पेशेंट को शांत करना, उसकी सीएनएस एक्टिविटी को शांत करके उसकी सीएनएस एक्साइटमेंट को कम करना, पेशेंट को ओवरऑल शांत करना। इसलिए एंजाइटी में भी इन ड्रग्स का यूज किया जाता है क्योंकि पेशेंट को शांत रखना। ये सिडेटिव ड्रग्स का डेफिनेशन है, पेशेंट को शांत करना, रिस्पॉन्सिवनेस कम करना, उसकी एक्साइटमेंट कम करना सीएनएस की, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ठीक, अब दूसरी तरफ है हिप्नोटिक ड्रग्स। तो हिप्नोटिक ड्रग्स क्या है? अब ये ड्रग वो ड्रग्स हैं जो नॉर्मल स्लीप की तरह, मतलब नींद लाएंगे पेशेंट की, जो बिल्कुल नॉर्मल स्लीप जैसी होगी, नॉर्मल नींद जैसी नींद लाना, उसको लाना, इंड्यूस करना या उसको मेंटेन करना। मतलब जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है या अच्छी नींद नहीं आती है, बहुत टूटती है, या इंसोम्निया के जो पेशेंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं अनिद्रा के पेशेंट्स, उनमें ये ड्रग्स हम यूज करते हैं। इसीलिए इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इस सेट ऑफ ड्रग्स का बन जाता है ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। बट इसके अलावा जहां जहां भी सीएनएस डिप्रेशन हमें चाहिए वहां हम इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। एपिलेप्सी में भी हम इन ड्रग्स को यूज कर लेते हैं। एंग्जाइटी में जैसे हमने बात की, थोड़ा बहुत मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट भी हमें इन ड्रग्स का मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। अब सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में तीन मेन ग्रुप्स आते हैं। पहला है बार्बिचुरेट्स, दूसरा है बेंजोडाइजेपिन्स और तीसरा है नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगी। बार्बिचुरेट्स को हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स में, या यूं कहें कि सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स में बार्बिचुरेट्स सबसे पुराने ड्रग्स हैं। 1960s से पहले बार्बिचुरेट्स के अलावा कोई इंपॉर्टेंट सीएनएस डिप्रेसेंट्स हम नहीं जानते थे। 1960s में बेंजोडाइजेपिन्स फार्माकोलॉजी में डिस्कवर हुए, जिन्होंने बार्बिचुरेट्स को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले बार्बिचुरेट्स ही पढ़ते हैं क्योंकि ये सीएनएस डिप्रेसेंट्स के या कहें सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के प्रोटोटाइप्स हैं। प्रोटोटाइप्स मतलब इनकी स्टडी इतना वास्ट की गई क्योंकि सबसे पहले यही थे कि इनके बेस पे ही हम बाकी ड्रग्स की भी फिर स्टडी कर पाए। तो इसलिए आज भी हम बार्बिचुरेट्स को ही सबसे पहले पढ़ते हैं, बल्कि बार्बिचुरेट्स सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सीएनएस डिप्रेसेंट्स आज नहीं हैं। इसका कारण ये है कि बार्बिचुरेट्स बहुत ही टॉक्सिक ड्रग्स हैं। बार्बिचुरेट्स की क्रॉनिक और एक्यूट दोनों तरह की पॉइजनिंग
पाई जाती है, अब कम हो गई है क्योंकि अब इनका यूज ही कम हो गया है। और इसके साथ साथ डिपेंडेंस, टॉलरेंस, एडिक्शन या कहें, वो भी बार्बिचुरेट्स के केस में बहुत हाई है। ठीक है, डिपेंडेंसी बहुत हाई है, जिसके कारण इसका अब्यूज पोटेंशियल ज्यादा है। और लो थेराप्यूटिक इंडेक्स होने के कारण बार्बिचुरेट सेफ ड्रग्स भी नहीं है। देखो, ये एक बात समझ लो कि ये है सीएनएस डिप्रेसेंट्स। सीएनएस डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन एनेस्थेटिक्स की क्लास में भी हो चुका है। और सीएनएस को डिप्रेस करने की जब बात आती है तो थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन का भी हमें आइडिया यहाँ पे लगेगा। वहां भी थोड़ा सा हिंट मैंने किया था जब गाबा ए रिसेप्टर की बात चली थी। जैसा कि हम जानते हैं, गाबा रिसेप्टर जो है या गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सीएनएस का मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पे भी एक मेन चीज पे फोकस रहेगा, वो है गाबा रिसेप्टर। और एनेस्थेटिक्स में भी हमने बात की थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लगाया तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, वहां से हमें थोड़ा सा आइडिया एक बेसिक मिलता है कि सीएनएस डिप्रेशन क्या है। क्योंकि बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट्स का जो मेंशन है वो एनेस्थेटिक ड्रग्स में भी आ चुका है। क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि जो सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं वो भी मेनली बार्बिचुरेट्स, ये क्या करते हैं, ये ग्लोबल सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं। मतलब थोड़ी डोज पे थोड़े टाइम के लिए देंगे तो ये सिडेशन करेंगे, डोज बढ़ाएंगे तो ये यही सेम ड्रग हिप्नोसिस करेंगे, स्लीप लाएंगे, और बढ़ाएंगे तो ये जनरल एनेस्थेटिक्स की तरह एक्ट करेंगे। और उसके बाद कोमा में जा सकता है पेशेंट, डेथ भी हो सकती है अगर आप डोज बढ़ाते हैं तो। और क्योंकि थेरेप्यूटिक इंडेक्स छोटा है, मतलब थेरेप्यूटिक डोज और टॉक्सिक डोज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण वही बात है कि ये सेफ ड्रग्स नहीं है। इसीलिए जब से बेंजोडाइजेपिन्स 1960s के बाद जब बेंजोडाइजेपिन्स हमारे पास आ गए तो बार्बिचुरेट्स का जो यूज है बहुत ही लिमिटेड हो गया। ठीक है, थायोपेंटोन सोडियम हम पढ़ चुके हैं एनेस्थेटिक में कि वहां उसका यूज थोड़ा बहुत होता है। इसके अलावा एंटी कन्वल्सन ड्रग में एक और ड्रग है हमारा फिनोबार्बिटोन, जो कि पहला ड्रग है यहाँ बार्बिचुरेट्स में। इन दोनों के अलावा बार्बिचुरेट्स का आज ज्यादा यूज नहीं होता है। थोड़ा सा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में कभी कभी एडजुवेंट थेरेपी के रूप में दे देते हैं बार्बिचुरेट्स को। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्रोनिक पॉइजनिंग, एक्यूट पॉइजनिंग दोनों ज्यादा होने के कारण इनका यूज जो है वो बहुत ही कम अब किया जाता है, क्योंकि ये बॉडी में एक्यूमुलेट भी होते थे, इसी के कारण क्रोनिक पॉइजनिंग पाई जाती थी। ठीक है, दूसरा जो क्लास है वो है बेंजोडाइजेपिन्स। तो बेंजोडाइजेपिन्स की जब हम बात करें तो एक तो बेंजोडाइजेपिन्स का जो मोड ऑफ एक्शन है, जो एरिया है, मतलब बॉडी को, मतलब ये सीएनएस को किस लेवल पे अफेक्ट करते हैं, तो ये उनका इतना ब्रॉड लेवल पे अफेक्ट नहीं करते बार्बिचुरेट्स की तरह। क्यों है ऐसा हम आगे देखेंगे कि बार्बिचुरेट्स का जो इफेक्ट है वो इतना इंटेंस क्यों है सीएनएस पे। और बेंजोडाइजेपिन्स का इफेक्ट जो है वो थोड़ा हमें स्पेसिफिक मिल जाता है, जो हमें चाहिए। ठीक है, जिसके कारण टॉक्सिसिटी भी कम हो जाती है थोड़ी सी, और इनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी बड़ा है बार्बिचुरेट्स के मुकाबले, और इसीलिए इनकी डिपेंडेंस, टॉलरेंस भी जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है, अब्यूज पोटेंशियल भी उतना ज्यादा नहीं है जितना बार्बिचुरेट्स का है। और वो इसलिए बार्बिचुरेट्स के मुकाबले ये काफी सेफर ड्रग्स हैं। इसलिए जब से ये आए एग्जिस्टेंस में तब से बार्बिचुरेट्स को यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले ड्रग्स जो मिले बेंजोडाइजेपिन्स में वो था एक डायज़ेपाम, जिसका नाम आप सबने सुना है, आज भी सबसे ज्यादा यूज वो होता है, डायज़ेपाम बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा एक और ड्रग है क्लोरडायाजेपोक्साइड। ये दो एंटी एंजाइटी ड्रग्स 1960s में मिले, उसके बाद से बार्बिचुरेट्स को यूज नहीं किया जाता है ज्यादा। और अब जो सबसे रीसेंट ड्रग्स हैं इसमें वो है नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। तो एक एक करके हम इन तीनों के ड्रग्स को देखते हैं और इनके ड्रग्स के नाम याद करते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स में 3 सब हेडिंग्स यहाँ लिखी हुई हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में सिर्फ एक ड्रग है फिनोबार्बिटोन, जो कि मैंने बताया कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में भी आगे मिलेगा, क्योंकि एपिलेप्सी में इसका यूज अभी भी कहीं होता है। शॉर्ट एक्टिंग में 2 ड्रग्स हैं, ब्यूटोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन। ठीक है, वैसे ही अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में भी 2 ही ड्रग्स हैं, थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन। ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो एनेस्थेटिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं, थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन। ठीक है, तो ये 3 सब क्लासेस हैं बार्बिचुरेट्स के अंडर। अब आगे बढ़ते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स में भी मेनली 3
सब क्लासेस हैं और वो इफेक्ट पे बेस्ड है कि क्या इफेक्ट हमें मिलेगा। तो हिप्नोटिक है पहली क्लास कि जो हिप्नोसिस करेंगे, जो नींद लाएंगे। दूसरी है एंटी एंजाइटी, जो एंजाइटी में ज्यादा यूज होंगे क्योंकि एंजाइटी कम करेंगे। तीसरे है एंटी कन्वल्सेंट, जो कन्वल्जन्स के केस में यूज किए जाएंगे, ठीक है, वो वाले बेंजोडाइजेपिन्स। तो इसकी जो 3 क्लासेस हैं वो इफेक्ट बेस्ड हैं, ठीक। तो इनमें सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि डायजेपाम जो है वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इनमें से वो तीनों में आता है। वो हिप्नोटिक इफेक्ट भी देता है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी देता है, एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट भी देता है, ठीक है। डायजेपाम वो तो सबसे इंपॉर्टेंट बेंजोडाइजेपिन है, हमने पहले ही वो देख लिया था, ठीक है। अब एक एक करके देखें तो हिप्नोटिक ड्रग्स में 6 ड्रग्स के नाम है। केडी त्रिपाठी की क्लासिफिकेशन है। डायजेपाम तो है ही, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, इसके अलावा एल्प्राजोलाम, टेमाजेपाम और ट्राइजोलाम, ये 6 ड्रग्स हैं किसमें, हिप्नोटिक में। और एंटी एंजाइटी में देखें, डायजेपाम तो है ही, साथ में लोराजेपाम, ऑक्साजेपाम, अल्प्राजोलाम जो कि हिप्नोटिक में भी है, और साथ में क्लोरडायाजेपोक्साइड, ठीक। इन दोनों का नाम तो हमने पहले भी पढ़ा कि एंटी एंजाइटी में सबसे पहले यही ड्रग्स मिले में, या अब एंटी एंजाइटी के रूप में मिले, लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स में सबसे पहले यूज होने वाले ड्रग्स यही हैं, डायजेपाम और क्लोरडायाजेपोक्साइड, ठीक। एंटी कन्वल्जेंट में देखें तो डायजेपाम, लोराजेपाम, ये तो कॉमन है जो एंटी एंजाइटी में भी हैं। इसके अलावा 2 ड्रग्स हैं, क्लोनाजेपाम और क्लोबाजेम और क्लोनाजेपाम। क्लोना, क्लोबा, सी से क्लोना और क्लोबा दोनों, और सी से कन्वल्जेंट, तो ऐसे याद रखेंगे इसको। कन्वल्जेंट में आ रहा है तो क्लोना, क्लोबा याद रहना चाहिए, क्लोनाजेपाम और क्लोबाजेम, ठीक है। उसका तीसरी क्लास है न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। न्यूअर क्यों लिखा है, क्योंकि नए हैं, सबसे रिसेंट है, ठीक है। नॉन बेंजोडाइजेपिन का मतलब क्या है, इनका नाम नॉन बेंजोडाइजेपिन क्यों रखा, क्योंकि जो बेंजोडाइजेपिन्स की नेमिंग है ना वो एक केमिकल नेमिंग है, मतलब इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें बेंजीन रिंग और डाइजेपिन रिंग के कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है बेंजोडाइजेपिन्स में। तो नॉन बेंजोडाइजेपिन्स वो ड्रग्स हैं जिनका स्ट्रक्चर बेंजोडाइजेपिन्स जैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका एक्शन बेंजोडाइजेपिन्स जैसा है, और उनका जो साइट ऑफ एक्शन है या कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, वहां हमें सिमिलैरिटी मिलती है इसकी बेंजोडाइजेपिन्स के साथ, इसलिए इनका नाम रखा है नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। नॉन क्योंकि स्ट्रक्चर बेंजोडाइजेपिन्स वाला नहीं है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन नाम फिर भी आ रहा है क्योंकि मोड ऑफ एक्शन काफी हद तक सिमिलर है, बल्कि नॉन बेंजोडाइजेपिन्स का मोड ऑफ एक्शन थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। इसमें 3 क्लासेस नहीं है, इसमें सिर्फ 3 ड्रग्स हैं। ऊपर के दोनों क्लासेस में 3 सब क्लासेस थी, इसमें कोई सब क्लासेस नहीं है, इसमें 3 ड्रग्स हैं और तीनों का नाम जी से शुरू होता है, Z3 याद रखना, ठीक है। जोपिक्लोन, जोल्पिडेम और जेलेप्लोन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा नाम कैसे याद करेंगे, उसके लिए कुछ एक स्टोरी कुछ ऐसी बनाते हैं इसके लिए क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहला है बार्बिचुरेट्स। 3 नाम ये तो आपको याद हो ही गए होंगे अब तक कि बार्बिचुरेट्स है पहली क्लास, दूसरी क्लास है बेंजोडाइजेपिन्स, तीसरी है न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। अब स्टोरी जो है वो है एक गर्ल्स हॉस्टल की स्टोरी। तो पहले ये समझ लें कि एक गर्ल्स हॉस्टल है, वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और 2 रूल्स वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक की हॉस्टल की छत पे जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, कि बच्ची कोई गिर जाएगी, कुछ हादसा हो जाएगा जैसे भी। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि वहां पे मोबाइल फोन अलाउड ही नहीं है, ठीक है, किसी भी लड़की के पास वहां मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, ये रूल है, ठीक है। अब फोन को क्यों मैं लेके आ रही हूं, क्योंकि जो पहला लॉन्ग एक्टिंग है उसको देखें तो अब अगर वहां पे मोबाइल फोन नहीं है तो फिर कैसे बात करते होंगे घर पे या दोस्तों से कैसे कांटेक्ट करते होंगे, तो वहां पे एक कॉमन फोन है, ठीक है, लैंडलाइन वाला, ठीक है। अब बहुत ही लंबे टाइम से, ठीक है, जैसे हम बोले कि लॉन्ग पीरियड से फोन बजा ही नहीं है वहां पे, ठीक है, बहुत टाइम से फोन ही नहीं आया है। अब उसकी जो टोन है ना, रिंग टोन, वो है बारबी टोन। क्यों, क्योंकि बारबी मतलब बहुत ही क्लीशे है कि गर्ल्स हॉस्टल है तो बारबी वाली टोन लगाई है, ठीक है। तो बारबी टोन, बार्बिचुरेट्स में याद रखना है बारबी टोन, क्योंकि वो सफिक्स है, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग दोनों ड्रग्स का सफिक्स सेम है, बारबी टोन। लॉन्ग से याद कर लिया फिनो,
फोन फोन लॉन्ग टाइम से फोन नहीं आया था, ठीक है। तो बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद फोन बजा, जिसकी टोन है बारबीटोन। तो लॉन्ग से क्या याद रखा, फिनो बारबीटोन, ठीक है। उसका शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब बहुत जल्दी, जैसे ही फोन बजा लंबे टाइम बाद बहुत ही जल्दी याद रखना है बी और पी। बी पी, बी से ब्यूटो, पी से पेंटो, ब्यूटो पेंटो, बीपी। बीपी बढ़ गया लड़कियों का, बीपी बढ़ गया। बीपी कैसे बढ़ता है, मतलब वो ऐसे एंशियस हो गई थोड़ी कि ये किसका फोन आया, इतने दिनों बाद किसका फोन आया, एक तो ठीक है उनका बीपी बढ़ गया। उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट, लेकिन उससे भी पहले एक और चीज हुई उनके बीपी बढ़ने से पहले, अल्ट्रा शॉर्ट। क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट मतलब शॉर्ट से भी पहले जो एक्ट करेगा ना। तो अल्ट्रा शॉर्ट में क्या हुआ कि उनको एक चीज रियलाइज हुई, क्योंकि बड़े टाइम से टोन बजी ही नहीं थी, तो उनको याद ही नहीं रहा था कि थी मीठी मतलब थी से थियोपेंटोन और मीठी से मतलब मीथोहेक्सिटोन, कि यार ये टोन वैसे थी बड़ी मीठी सुनने में, ये जिसका जो म्यूजिक था वो बहुत मीठा था, थी मीठी। तो लॉन्ग टाइम के बाद फोन बजा, ठीक है। शॉर्ट टाइम बाद, उसके फोन बजने के थोड़े टाइम बाद बीपी बढ़ गया, ठीक है लड़कियों का। और उससे भी पहले अल्ट्रा शॉर्ट क्या हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि थी मीठी, कि यार ये टोन मीठी थी, इसको ज्यादा बजना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमने ये ड्रग्स याद कर लिए, थोड़ा थोड़ा पहले शब्द को लेके, ताकि हमें याद रह जाए, ठीक है। अब उसके बाद बेंजोडाइजेपिन्स के केस में ये स्टोरी थोड़ा और भी डीप हो जाती है, क्योंकि हम गर्ल्स हॉस्टल में स्पेसिफिकली 2 लड़कियों के बारे में बात करने वाले हैं जो मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी की। तो बेंजोडाइजेपिन्स को कैसे याद करेंगे कि 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है दिया और एक का नाम है अल्पा। फ्रेंड्स हैं, वो रूममेट्स भी हैं, ठीक है। दिया और अल्पा, ठीक है। उनको ये प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये जो 3 हैं यहाँ पे, नींद नहीं आती है उनको, एंग्जाइटी बहुत रहती है उनको, और कन्वर्जन्स भी आते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उस रूम में, जिस रूम में रहती हैं दिया और अल्पा। लेकिन इनमें से जो दिया है उसको कन्वर्जन्स भी आते हैं, अल्पा को सिर्फ नींद और एंग्जाइटी का दिक्कत है, ठीक है। तो अल्पा को क्या दिक्कत है, नींद और एंग्जाइटी का, लेकिन दिया को तो तीनों दिक्कतें हैं, कन्वर्जन्स की भी। और ये हम पहले से जानते हैं कि डाइज़ेपाम जो है वो तीनों ग्रुप्स में है, ठीक है। तो एक बात तो समझ आ गई, दिया और अल्पा 2 लड़कियां, ठीक है। अब होता क्या है, एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है। अब इतना तो समझ आ गया कि इन 2 लड़कियों को ये तीनों में से कुछ भी हो जाता है कभी भी, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्जेंट पे ही चलते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट के वैसे भी हमने 2 नाम तो हमने याद कर ही लिए थे, सी से कन्वर्जेंट, क्लोना क्लोबा, ठीक है, क्लोनाजेपाम और क्लोबाजेम, ठीक। तो हुआ क्या कि कन्वर्जन वैसे भी किसको आते हैं, दिया को। तो दिया को कन्वर्जन आए, दौरे पड़ गए उसको, ठीक है। तो जो अल्पा है वो कह रही है, या कोई हॉस्टल की दूसरी लड़की दिया से क्या कह रही है ऐसी सिचुएशन में जब उसको कन्वर्जन आए हैं, वो कह रही है 4 शब्द, लो दिया क्लोना क्लोबा। क्योंकि उसने फार्माकोलॉजी पढ़ी है और उसको ये याद रह गई है मेरी बात की सी से कन्वर्जेंट तो क्लोना और क्लोबा आएंगे। तो वो कह रही है कि लो दिया क्लोना क्लोबा, मतलब ये 2 मेडिसिन ले लो, लो दिया क्लोना क्लोबा। लो से लोराजेपाम, दिया से डाइजेपाम, क्लोना क्लोबा तो आपको पता ही है, क्लोनाजेपाम और क्लोबाजेम, ठीक है। तो जब कन्वर्जन आए किसको, दिया को, तो उसको क्या कहा गया, लो दिया क्लोना क्लोबा, ठीक है। तो ठीक है, ये बात, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या हुई, एंग्जाइटी हो गई, किसको, अल्पा को। ये दूसरा इंसिडेंस है कि अल्पा को एंग्जाइटी हो गई, और उसको एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई कि उसकी सांस रुकने लगी, उसको सांस नहीं आ रही, उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। तो अब दूसरा सेंटेंस जो हॉस्टल की लड़कियां कह रही हैं उसकी रूममेट को ही, लो दिया, ये तो ठीक है, पर इस टाइम वो दिया को कुछ नहीं दे रही, क्योंकि दिया को कुछ हुआ नहीं है ना, किसको हुआ है, अल्पा को हुआ है। तो लो दिया अल्पा को ऑक्सीजन चढ़ाओ, ठीक है, अल्पा को ऑक्सीजन चढ़ाओ। ये 3 जो है वो डिफरेंट है, क्लोना क्लोबा तो हो गया पिछले केस में एंटी कन्वर्जन में। लो दिया, लिख लेना इसको ताकि याद रह जाए, लो दिया अल्पा को ऑक्सीजन चढ़ाओ। लो दिया से तुम पता लोराजेपाम और डाइजेपाम, अल्पा से है अल्प्राजोलाम, ठीक है। ऑक्सीजन चढ़ाओ याद रखना, ऑक्सीजपाम ऑक्सीजन से, और चढ़ाओ से CH के लिए याद रखा है मैंने। जो पहला ड्रग जो डाइजेपाम के साथ डिस्कवर हुआ था वो कौन सा, क्लोरडायाजेपोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया, लो दिया अल्पा को ऑक्सीजन चढ़ाओ, क्यों, क्योंकि अल्पा को एंग्जाइटी हुई है, ठीक है। अब आते हैं हिप्नोटिक में।
अब नींद की प्रॉब्लम के साथ क्या है, नींद की प्रॉब्लम जो है वो दोनों को है, रोज ही होती है, उनको नींद आती ही नहीं है, लेकिन उन दोनों का ही जो मतलब कोपिंग मैकेनिज्म है, इंसोम्निया से लड़ने का जो उनका तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, जब दिया को नींद नहीं आती तब वो क्या करती है, और जब अल्पा को नींद नहीं आती तब वो क्या करती है। ठीक है, तो पहले अल्पा की बात करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है पहले वो देखते हैं। अल्पा टाइम पे ट्राई करती है। ठीक है, टाइम पे ट्राई करती है मतलब सोने के टाइम पे वो सोने का ट्राई करती है, नींद नहीं आ रही है लेकिन वो कोशिश करती है। टाइम और ट्राई, अल्पा के केस में दो वर्ड्स कौन से पकड़े हमने, टाइम पे ट्राई करती है सोने का। ठीक है, सोने का जो टाइम है उस पर वो ट्राई करती है, फोन वोन छोड़ देती है और मैं कोशिश करूंगी शायद नींद आ जाए। तो अल्पा टाइम पे ट्राई, तो देखो अल्प्राजोलाम, टाइम से याद रखेंगे टेमाजेपाम, और ट्राई से याद रखेंगे ट्राइजोलाम। ये अल्पा का रिएक्शन है नींद ना आने पे। ठीक है, लेकिन दिया का कुछ और ही स्टोरी है। दिया क्या करती है, रात को नाइट में कि छत पे घूमने लग जाती है, नींद तो आ नहीं रही है, छत पे घूमने लग जाती है जो वैसे भी अलाउड नहीं है। ठीक है, और छत पे घूमने से नाइट में कहां चली जाती है, छत पे घूमने, जिसके कारण उसको क्या हो जाता है, फ्लू। तो अल्पा के तो हमने देख लिए थे दो कीवर्ड्स क्या थे, टाइम और ट्राई। वैसे ही दिया के केस में कीवर्ड्स क्या है, नाइट में फ्लू। ये जो लिखना है, बाकी स्टोरी माइंड में याद रखना, लेकिन जो कीवर्ड्स लिखने हैं वो बता रही हूं। दिया के हैं नाइट में फ्लू, मतलब दिया को नाइट में फ्लू हो गया। क्यों, क्योंकि वो छत पे घूम रही थी ठंड में। ठीक है, नाइट से है नाइट्राजेपाम, फ्लू से है फ्लूराजेपाम, और दिया तो हमें पता ही है डाइजेपाम। क्लियर है। याद रखना कि अल्पा को कन्वर्जन्स नहीं आते हैं, अल्प्राजोलाम जो है वो इसमें मत ऐड कर देना। ठीक है, और लोराजेपाम जो है वो हिप्नोटिक्स में नहीं, ये जैसे स्टोरी और जो ये निमोनिक है इसको याद रखोगे तो ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग क्या रिएक्शन है नींद ना आने पे वो भी हमने देख लिया। ठीक है, दिया के केस में नाइट फ्लू, 3 ड्रग्स हो गए। अल्पा के केस में टाइम पे ट्राई, ये 3 ड्रग्स हो गए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे ग्रुप पे। तीसरा ग्रुप क्या है, न्यूअर बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। न्यूअर क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि सबसे लेटेस्ट डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, नॉन बेंजोडाइजेपिन क्यों कहते हैं ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हिप्नोटिक्स स्पेसिफिकली इनके आगे क्यों लगा है, क्योंकि एक्चुअली ये जो क्लास ऑफ ड्रग्स है ये एंग्जाइटी पे या कन्वर्जन्स पे या कहें कि मसल रिलैक्सेशन पे कुछ ज्यादा काम नहीं करते हैं, लगभग ना के बराबर काम करते हैं। इनका मेन काम यही है कि ये इंसोम्निया में यूज होते हैं, क्योंकि ये स्लीप इंड्यूस करते हैं, इसलिए हिप्नोटिक्स लगाया। क्यों करते हैं वो मोड ऑफ एक्शन में हम समझेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इनके मोड ऑफ एक्शन में कि ये मेनली हिप्नोटिक्स ही हैं। और अगर हमें हिप्नोटिक इफेक्ट चाहिए हो, मतलब इंसोम्निया का ट्रीटमेंट अगर करना हो, तो फिर चॉइस ऑफ ड्रग्स कौन सी है आज, वो है नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, इसमें 3 ड्रग्स हैं, Z3, ठीक है, जोपी क्लोन, जोल्पिडेम और ज़ेलाप्लोन। तो इसको, इन 3 ड्रग्स को हम कैसे याद रखेंगे कि अब देखो इतना तो हम पता है कि दिया जो है वो रूल तोड़ती है। कौन सा रूल, वो छत पे चली जाती है। अब क्योंकि एक रूल जो है वो दिया ने तोड़ दिया को, तो हुआ ये कि वो पकड़ी गई। तो फिर क्या हुआ कि जो दूसरा रूल था मोबाइल फोन ना रखने वाला, उसके लिए भी फिर तलाशी ली गई पूरे गर्ल्स हॉस्टल की कि किसी के पास मोबाइल फोन तो नहीं है, कहीं क्या पता मोबाइल फोन भी रखा हो। तो इसको कैसे याद रखना है, Z5 OTT प्लेटफॉर्म है वो तो हम जानते हैं, पर इस स्टोरी में एक OTT प्लेटफॉर्म है Z3, उस पे सीरीज देख रही थी कौन, 2 दूसरी सहेलियां जो दूसरे रूम में कहीं रहती हैं, और वो नई हैं, जूनियर हैं, उनको नहीं पता कि ये रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो फिर उन्होंने इसलिए फोन रखा हुआ है और Z3 पे वेब सीरीज देख रही हैं। और वो 2 सहेलियां, उनके नाम क्या है, जोपी और जोल्पी। ठीक है, जोपी जोल्पी ट्विंस हैं वो दोनों, मान लो सहेलियां भी नहीं है क्योंकि उनके नाम कितने सेम है, जोपी जोल्पी। तो जोपी जोल्पी जो हैं ये 2 लड़कियां, वो Z3 पे क्या देख रही हैं, वेब सीरीज। ठीक है, तो हुआ ये कि वो पकड़ी गई। ठीक है, और फिर उनको जेल भेज दिया। तो हमारा जो निमोनिक है वो है जोपी जोल्पी जेल चली गई, जोपी जोल्पी जेल चली गई, जोपी जोल्पी जेल से तीसरा ड्रग हमें याद करना है। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन देखी सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स की, और उनके नाम भी याद किए कुछ छोटे मोटे से कहानी सी बना के। ठीक है,
अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन पे। मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है गाबा ए रिसेप्टर की या गाबा ए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रिसेप्टर नहीं होता है गाबा का, जिसको गाबा ए रिसेप्टर का है। यहाँ पे ये देखो कितनी कॉम्प्लेक्स इमेज है, क्योंकि ये एक पेंटामेरिक यूनिट है। इसमें 5 सब यूनिट्स होते हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, और एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्लोरीन का चैनल है। इसके बारे में भी एनेस्थेटिक ड्रग्स के केस में हमारी डिस्कशन हो चुकी थी, तो उसको वीडियो को जरूर देख लें, तो क्योंकि वो बेस है एक तरह से CNS डिप्रेशन का ना, एनेस्थेटिक ड्रग्स वाली क्लास। फिर भी थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं कि ये एक्चुअल में एक क्लोरीन चैनल है। जब ये खुलता है तो क्लोरीन अंदर आता है न्यूरॉन के, और जब क्लोरीन अंदर आता है तो सेल कैसी हो जाती है, पोलराइज। ठीक है, और अगर इस रिसेप्टर को, गाबा रिसेप्टर को ज्यादा एक्टिवेट किया जाए तो सेल जो वो हाइपर पोलराइज होती है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा अंदर आएगा तो सेल हाइपर पोलराइज होगी। हाइपर पोलराइज होगी तो फिर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हाइपर पोलराइजेशन स्टेट को बढ़ाना ये काम है इस रिसेप्टर का। अगर इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाए तो ये ऐसे काम करता है। मतलब ये मेरा पॉइंट है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में, तो हम बार बार नहीं करेंगे इसको डिस्कस। लेकिन जो इमेज यहाँ पे मैंने लगाई क्यों है, जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखें, 4 वर्ड्स ढूंढने आपको इस इमेज में। पहला है गाबा। ठीक है, तो गाबा जो कि एक सर्कुलर सा मॉलिक्यूल दिखा है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी बात हो चुकी है, गाबा रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, गाबा ए, गाबा बी। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है गाबा ए रिसेप्टर। एनेस्थेटिक्स में भी यही था, गाबा ए, गाबा बी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। गाबा रिसेप्टर वो भी स्पेसिफिकली कौन सा, ए टाइप। तो गाबा ए रिसेप्टर है, ठीक है, जिसपे गाबा जुड़ेगा। जब गाबा उस पे आके बाइंड करेगा तो चैनल खुल जाता है। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, अब 3 शब्द और देखने, कौन से। पहला तो बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स का देखो बाइंडिंग साइट सेम ही कॉम्प्लेक्स पे है, लेकिन बाइंडिंग साइट डिफरेंट है। गाबा वाले बाइंडिंग साइट पे ना तो बार्बिचुरेट लगता है ना बेंजोडाइजेपिन लगता है। ठीक है, मतलब तीनों के लिए अलग अलग बाइंडिंग साइट है। पहला पॉइंट तो ये है कि तीनों के लिए सेम कॉम्प्लेक्स में अलग अलग बाइंडिंग साइट है। बार्बिचुरेट्स का बाइंडिंग साइट जो आपको दिख रहा है, और उसके ऑपोजिट साइड में बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर जहां लिखा है वो बेंजोडाइजेपिन का बाइंडिंग साइट है। और एक और नाम हमने याद रखना है वो है फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल यहाँ क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये जो फ्लूमाजेनिल है ये एक्चुअल में बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट है। मतलब अगर बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग हो जाती है किसी को लॉन्ग टर्म यूज से, या एक्यूट भी डोज ज्यादा हो गई या कुछ भी हुआ, किसी भी केस में पॉइजनिंग अगर हो जाती है, तो ये जो ड्रग है फ्लूमाजेनिल ये एंटीडोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है किसका, बेंजोडाइजेपिन्स का। ये भी एक कारण है कि बेंजोडाइजेपिन्स ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि जब तक बार्बिचुरेट्स यूज हो रहे थे, बार्बिचुरेट्स का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट हमारे पास नहीं था। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लूमाजेनिल है ये स्पेसिफिक एंटीडोट है किसका, बेंजोडाइजेपिन्स का। तो एक तो 4 चीजें हमने देखी यहाँ पे, गाबा, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, और चौथा शब्द जो हमने याद किया इसी इमेज से वो है फ्लूमाजेनिल। अब ये काम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं आगे चल के, लेकिन सबसे पहले हम ये भी देखते थे कि कौन से सब यूनिट में प्रेजेंट है। तो देखो जहां पे गाबा प्रेजेंट है ना, उस सब यूनिट में बीटा लिखा हुआ है। देखो 5 इसमें यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। नॉर्मली ऐसा होता है इसमें कि 2 अल्फा यूनिट होते हैं, 2 बीटा यूनिट होते हैं और 1 गामा यूनिट होता है। इसमें से जो बीटा सब यूनिट है उस पे पाया जाता है गाबा का रिसेप्टर। ठीक है, और बार्बिचुरेट रिसेप्टर अल्फा या बीटा किसी भी सब यूनिट पे पाया जाता है, दोनों में से। ठीक है, और जो बेंजोडाइजेपिन का रिसेप्टर है वो आप देखो अल्फा और गामा का जो इंटरफेस है, अल्फा सब यूनिट और गामा सब यूनिट का जो बीच का एरिया है इंटरफेस, वहां पे बेंजोडाइजेपिन का रिसेप्टर होता है। तो इस इमेज को दिखाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि एक तो ये बात समझ आ जाए कि तीनों का रिसेप्टर अलग अलग है, मतलब बाइंडिंग साइट अलग अलग है सेम ही कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि मोड ऑफ एक्शन में हम और क्या जानना चाहते हैं इसमें। तो साइट या मोड ऑफ एक्शन में देखो, सबसे पहले साइट में बार्बिचुरेट्स वाले टेबल के फॉर्म में मैंने ये बनाया है। बार्बिचुरेट वाली साइट लिखा है लोकेटेड ऑन अल्फा और बीटा सब यूनिट, जो कि हमने अभी देखा। दूसरा है बेंजोडाइजेपिन्स जो कि लोकेटेड एट अल्फा गामा सब यूनिट इंटरफेस।
ठीक है, ये बात तो हमने देख ही ली। दूसरी बात, क्योंकि हाईलाइट की है मैंने अलग कलर से, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा की पॉइंट है मोड ऑफ एक्शन में बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स के। अब ये सेम कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी क्लोरीन चैनल के कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ये करते क्या है? देखो, जब गाबा लगता है अपने बाइंडिंग साइट पे तो क्लोरीन चैनल खुल जाता है, ये हमें पता है। लेकिन उसके साथ साथ जब बार्बिचुरेट अपने साइट पे लग जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? इंक्रीज ऑफ लाइफ टाइम ऑफ क्लोरीन चैनल ओपनिंग, मतलब गाबा के लगने से क्लोरीन चैनल खुला और बार्बिचुरेट के लगने से क्या हुआ? क्लोरीन चैनल के खुले रहने का जो ड्यूरेशन था वो बढ़ गया। क्लोरीन चैनल अब लंबे टाइम तक खुला रहेगा, जिसके कारण क्लोरीन ज्यादा अंदर आएगा। क्लियर है? इस तरह से सीएनएस डिप्रेशन होगा। दूसरी साइड देखें, इनहांस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोरीन चैनल ओपनिंग, बेंजोडाइजेपिन्स क्या करेंगे? वो क्लोरीन चैनल को ज्यादा देर तक खोलेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? क्लोरीन चैनल को बार बार खोलेंगे। ठीक है, गाबा लगा, क्लोरीन चैनल खुला, और साथ में अगर बेंजोडाइजेपिन लग गया तो फिर क्लोरीन चैनल बार बार खुलेगा, जिसके कारण फिर से इंपैक्ट तो सेम ही आएगा कि क्लोरीन ज्यादा अंदर आएगा, और क्लोरीन ज्यादा अंदर आने से सीएनएस डिप्रेशन होगा। क्लियर है? ठीक है। और बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स में और क्या डिफरेंसेस हैं वो टेबुलर फॉर्म में मैंने थोड़े से यहाँ पे मेंशन किए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो। बार्बिचुरेट्स को हम टॉक्सिक ड्रग्स कह रहे हैं, सेफ ड्रग्स नहीं कह रहे। क्यों? उसके कुछ कारण हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के लेवल पे कुछ कारण हैं जिनके कारण बार्बिचुरेट्स जो है वो ज्यादा डेंजरस ड्रग्स हो जाते हैं और बेंजोडाइजेपिन्स उनके कंपैरिजन में सेफर ड्रग्स माने जाते हैं। ठीक है, देखो अगला पॉइंट, गाबा माइमेटिक एक्शन एट हाई कंसंट्रेशन। बार्बिचुरेट्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर बार्बिचुरेट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, कम कंसंट्रेशन पे दे रहे हैं तब तो ठीक है, वो गाबा को फैसिलिटेट करते हैं, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कैसे वो हमने देख लिया। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दी जाए तो ये गाबा को गाबा माइमेटिक एक्शन देने लग जाते हैं। ठीक है, गाबा को मिमिक करने लग जाते हैं, मतलब गाबा नहीं भी होगा ना लगा अपने बाइंडिंग साइट पे, ये तब भी गाबा का काम कराने लग जाएंगे, जिसके कारण ये ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ठीक है, रही बेंजोडाइजेपिन्स की बात, तो वो ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ गाबा को फैसिलिटेट करते हैं, खुद गाबा वाली हरकतें वो नहीं करते हैं, लेकिन बार्बिचुरेट्स करते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन पे। उसके अलावा बार्बिचुरेट्स में नीचे जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि गाबा पे जो इसका एक्शन है वो तो है, इस एक्शन के अलावा बार्बिचुरेट्स कैल्शियम डिपेंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज भी इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स का होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, एक तो जिसके कारण सीएनएस डिप्रेशन करते हैं। दूसरा, एक ग्लूटामेट नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आप कह सकते हैं कि मेन स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस का, और वो एम्पा रिसेप्टर्स पे लगता है। ठीक है, तो उसको भी ये डिप्रेस कर देते हैं, एम्पा रिसेप्टर्स पे लगने वाले ग्लूटामेट को ये डिप्रेस कर देते हैं, जो कि स्टिमुलेटरी है न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी भी ये कम कर रहे हैं, ऊपर से और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा सीएनएस। ठीक है, उसके बाद एट वेरी हाई कंसंट्रेशन, और उसके बाद भी अगर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी और बढ़ जाए बार्बिचुरेट्स की, तो ये सोडियम और पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वोल्टेज सेंसिटिव, उनको भी डिप्रेस करने लग जाते हैं। और ये भी एनेस्थेटिक में हमने पढ़ा था कि कैसे, मेनली हमने लोकल एनेस्थेटिक्स में पढ़ा था कि वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम पोटेशियम चैनल की एक्टिविटी मतलब डिप्रेस होने से क्या होगा। वही बात है, क्या होगा, ये देखो पॉजिटिव आयंस है ना ये, अगर ये वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम पोटेशियम चैनल्स डिप्रेस हो जाएंगे तो सेल के अंदर पॉजिटिव आयन नहीं आ पाएंगे, फिर से वही होगा कि सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, सीएनएस ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये था ये बताने का कि बार्बिचुरेट्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो मल्टीपल लेवल पे होता है, जिसके कारण ये सीएनएस डिप्रेशन बहुत ही मेजर डिग्री का कर सकते हैं, इतना मेजर कि कोमा और डेथ तक ले जा सकते हैं पेशेंट को, वो भी एक छोटे से डोज डिफरेंस पे, डोज थोड़ी सी बढ़ा देने से भी। ठीक है, और रही बात बेंजोडाइजेपिन्स की, तो वो उनका जो एरिया है मोड ऑफ एक्शन जो है वो स्पेसिफिक एरिया पे रहता है, जैसे मिड ब्रेन में भी जो वेकफुलनेस को मेंटेन करने वाला एरिया है, जो स्लीप से, जागने या सोने से रिलेटेड है, उस पे, और दूसरा लिम्बिक सिस्टम पे। लिम्बिक सिस्टम जो कि थॉट और मेंटल फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला, जैसे कि हम जानते हैं, वो हमारा थॉट प्रोसेस और उसको मतलब रेगुलेट करता है, तो वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो पेशेंट क्या है, ज्यादा एंग्शियस हो जाता है, ज्यादा दिमाग चलता है उसका, थॉट्स जो बहुत फास्ट चलते हैं। तो इसलिए
इसलिए बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो स्पेसिफिकली एंजाइटी और स्लीप इन केसेस में ज्यादा मतलब अपना काम दिखा पाते हैं, लेकिन बार्बिचुरेट्स जो है वो तो ग्लोबल सीएनएस डिप्रेसेंट है, मतलब सीएनएस को ओवरऑल डिप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण वो टॉक्सिक हो जाते हैं। इसके बाद और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो वैसे तो डिस्कस हो चुके हैं, पर फिर भी देखते हैं। लो थेरेपेटिक इंडेक्स और हाई थेरेपेटिक इंडेक्स, ये चीज डिस्कस हो चुकी है, जिसके कारण ही एक जो है वो ज्यादा टॉक्सिक है, एक थोड़ा कम टॉक्सिक है। हाई अब्यूज पोटेंशियल किसका है? ऑब्वियसली बार्बिचुरेट्स का, बेंजोडाइजेपिन्स का थोड़ा कम है। ठीक है, लास्ट में कि कोई स्पेसिफिक एंटीडोट बार्बिचुरेट्स का नहीं है, ये बात भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, और बेंजोडाइजेपिन्स का स्पेसिफिक एंटीडोट हमारे पास है। ठीक है, तो ये तो हो गया मोड ऑफ एक्शन बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स का। लेकिन तीसरी क्लास जिसका मोड ऑफ एक्शन एक्चुअल में क्या है वो देखते हैं। तीसरी क्लास है नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। ठीक है, एक्ट एज एगोनिस्ट ऑन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स। तो ये बाइंड कहां करते हैं? पहली बात तो बाइंड ये वहीं करते हैं जहां बेंजोडाइजेपिन्स करते हैं। ठीक है, तभी तो इनके नाम पे नाम में भी बेंजोडाइजेपिन लगा ही है, चाहे नॉन है। नॉन का मतलब स्ट्रक्चर इनका बेंजोडाइजेपिन्स जैसा नहीं है, लेकिन बाइंडिंग साइट वही है। ठीक है, पर सेलेक्टिवली ऑन अल्फा 1 सब यूनिट कंटेनिंग बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। लेकिन ये सारे के सारे बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं करते हैं, सेलेक्टिवली सिर्फ उन्हीं रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं जिनका अल्फा सब यूनिट, या जिस कॉम्प्लेक्स में, अब हमने देखा कि पेंटामेरिक कॉम्प्लेक्स है वो, उसमें 5 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो ये जो अल्फा सब यूनिट है ना, ये 3 टाइप के एक्चुअली होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। इनमें से जिन जिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में अल्फा 1 सब यूनिट होगा, सिर्फ वहीं पे बेंजोडाइजेपिन्स लगेंगे, सॉरी नॉन बेंजोडाइजेपिन्स सिर्फ वहीं पे लगेंगे। बेंजोडाइजेपिन्स तो सभी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे लगेंगे, चाहे वो अल्फा 1 हो, अल्फा 2 हो, अल्फा 3 हो। ठीक है, लेकिन जिनमें अल्फा 1 होगा, टाइप अल्फा सब यूनिट का कौन सा टाइप? अल्फा 1 होगा, सिर्फ वहीं पे नॉन बेंजोडाइजेपिन्स लगेंगे। ठीक है, इस बात की क्या इंपॉर्टेंस है? इस बात की इंपॉर्टेंस ये है कि जो अल्फा 1 सब यूनिट है ना, वो स्लीप से रिलेटेड है, और अल्फा 2 और अल्फा 3 सब यूनिट जो है वो एंजाइटी से रिलेटेड है। और क्योंकि ये अल्फा 2 अल्फा 3 पे बाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ अल्फा 1 सब यूनिट वाले रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करेंगे, इसी के कारण इनकी एक्टिविटी हिप्नोटिक रहती है, एंटी एंजाइटी नहीं रहती, इसीलिए इनके नाम के आगे लगा है हिप्नोटिक्स। ठीक है, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी छोटा है, और इनका अब्यूज पोटेंशियल जो है वो बेंजोडाइजेपिन से भी कम है। तो ये फायदे हैं इनके बेंजोडाइजेपिन्स के मुकाबले। इसलिए अगर इंसोम्निया की ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बेंजोडाइजेपिन्स को प्रेफर किया जाता है। तो ये थे हमारे सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स, उनकी मेन 3 क्लासेस, उनकी क्लासिफिकेशन, उनका मोड ऑफ एक्शन और ड्रग्स के नाम भी हमने याद कर लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, शायद एंटी एपिलेप्टिक्स, या देखते हैं कौन सी होगी। थैंक यू।